ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक 2025 की अपनी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ये रैंक करता है दुनिया भर के 500 जो बैंक्स हैं उनमें से 100 बैंक्स की लिस्ट, जो बताते हैं कि ये बैंक्स दुनिया के सबसे सेफेस्ट बैंक हैं। अब यहाँ पे सेफ का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। इस लिस्ट में भारत के बैंकों की कंडीशन क्या है वो हम समझेंगे, कैसे इस लिस्ट को बनाया जाता है वो हम समझेंगे, और दुनिया के टॉप 10 के जो बैंक हैं सबसे सेफेस्ट वो कौन से हैं वो हम समझेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ पाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा निकाली जाती है रिपोर्ट, और ये इसका 34th एडिशन है 2025 में। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि पहली बार निकल रही है, दूसरी बार, 34वीं बार निकल रही है। और जब यहाँ पे बैंकों को इवेल्युएट किया जाता है, मतलब उनको रैंकिंग दी जाती है, कौन सा टॉप पे है कौन सा बॉटम पे है इस रैंकिंग के अनुसार, तो वहां पर जो जो इवेल्युएशन का मेथड है वो होता है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी क्रेडिट रेटिंग। किसी भी बैंक का जो फॉरेन करेंसी क्रेडिट रेटिंग है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज्यादा, वो कैसा है उस रेटिंग के अनुसार बैंक को ये बताया जाता है कि कितना सेफ बैंक ये है। सेफ का मतलब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी या फिर और किसी चीज से नहीं, मतलब ये है कि अगर दुनिया भर में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बदले तो वो बैंक कितना ज्यादा सॉलिड है अपने आप को सेफ रख पाने में, जो उसके यहाँ पे कस्टमर्स का पैसा है वो कितना ज्यादा सेफ है, बैंक डूबेगा कि नहीं डूबेगा, इससे लेकर के है। ये जो रेटिंग्स हैं ये दुनिया भर की जो टॉप रेटिंग कंपनी जैसे मूडीज हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया, फिच हो गया, इनके द्वारा निकाली जाती है, और इन्हीं की रेटिंग के आधार पे ये रैंकिंग बनती है। तो ये जो लिस्ट है पहले 50 बैंकों की बना करती थी, लेकिन इस बार इसको डबल कर दिया गया है, 100 बैंक जो हैं अब इस लिस्ट में लिए जा रहे हैं। जो इवेल्युएशन का फोकस होता है उस बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर के होता है, क्रेडिट वर्दीनेस को लेकर के होता है। मतलब रैंकिंग जितनी अच्छी होती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस उस बैंक की उतनी अच्छी होती है। एंड द एबिलिटी टू विद स्टैंड इकोनॉमिक शॉक्स, कि दुनिया भर में अगर जो इकोनॉमिक शॉक्स आए तो बैंक ऐसा ना हो कि सबसे पहले वही बैंक डूब जाए। जितना ज्यादा सेफ बैंक होगा उतना ही ज्यादा वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये इसके आधार पे रैंकिंग यहाँ पे करी जाती है। यहाँ पे ये जो पूरी रैंकिंग है इसमें अलग अलग तरह की रैंकिंग है। एक तो टॉप 100 जो बैंक्स हैं उनकी रैंकिंग है, उसके बाद फिर कंट्री वाइज यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनकी रैंकिंग है, रीजन कॉमर्शियल जो बैंक्स उनकी रैंकिंग है, इमर्जिंग मार्केट की रैंकिंग है, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी रैंकिंग ऐसे अलग अलग है। लेकिन हमको सारी रैंकिंग से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं रहेगा। जो कुछ टॉप की रैंकिंग्स हैं और जो इंडिया से रिलेटेड हैं उनसे हमें मतलब होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी क्रेडिट रेटिंग है क्या होती है। तो ये जो रेटिंग होती है रिफ्लेक्ट करती है कि रिस्क इन्वॉल्व इन रिपेइंग ऑब्लिगेशंस, मतलब बैंक के पास जो ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस का मतलब आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है तो बैंक के ऑब्लिगेशंस हैं, तो उस पे अगर किसी तरह का रिस्क आ रहा है, मान लीजिए कि बैंक का एनपीए बढ़ जाए, तो आप बैंक के पास पहुंचे पैसा लेने के लिए, बैंक हमारे पास है ही नहीं है आप पैसा ही नहीं है, तब बैंक को डूबने लगेगा। लेकिन अगर बैंक के पास फॉरेन करेंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी भी तरह का इकोनॉमिक कंडीशन खराब भी चल रही है तब भी बैंक अपने सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है, तो उसके आधार पे ये जो रैंकिंग है ये होती है। और ये मतलब जो इस तरह के रिस्क हैं ये जरूरी नहीं कि बैंक के कंट्रोल में ही हो। अब कल को चल करके अमेरिका अगर किसी बैंक पे या किसी देश पे किसी तरह का सैंक्शन लगा दे तो उस बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो उसको किसी तरीके से सही कर सकता है। तो वो इस तरीके की अगर उसकी रिपेइंग कैपेसिटी होगी फॉरेन करेंसी में तो वो उसे सहन कर पाएगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो वो बैंक फिर डूब जाएगा। अगर हम बात करें रैंकिंग की तो ये बहुत अलग अलग ग्रेड में आती है। जो हाईएस्ट रैंकिंग होती है, हाईएस्ट ग्रेड होता है उसको ट्रिपल ए कहा जाता है, या फिर अगर मूडीज के बारे में के देखा जाए तो एक उसका स्मॉल ए, मतलब एक आपका कैपिटल होता है, दो स्मॉल ए होते हैं। ये एसएनपी वगैरह का जो रैंकिंग होती है ट्रिपल होती है, मतलब सबकी रैंकिंग लगभग ऐसी होती है, बस उसको दिखाने का डिनोशन का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें प्लस माइनस भी चलता है, मतलब ऐसा भी लिखा रह सकता है किसी की रैंकिंग ट्रिपल ए माइनस, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे लिखा रहे किसी की ट्रिपल बी प्लस, ऐसा भी लिखा रहता है। तो प्लस माइनस भी रहता है जो इंडिकेट करता है कि वो बैंक मतलब स्टेबल कंडीशन में है, नीचे उसकी रैंकिंग जा रही है या फिर आगे बढ़ रही है। तो ये इस तरीके से रैंकिंग होती है। जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रैंकिंग होती है वो ट्रिपल बी होती है, या फिर अगर मूडीज के टर्म में देखें तो
एक कैपिटल बी और फिर डबल ए ऐसे करके होती है, या फिर ट्रिपल बी भी ऐसे हो सकती है। इस तरीके से मतलब इनको कंसीडर्ड किया जाता है, रिलेटिवली ये सेफ है। इसमें भी 1 2 3 करके रैंकिंग होती है। मतलब कि अगर ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रैंकिंग है तो वो अगर ट्रिपल बी है, मतलब ये समझा जाएगा कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ठीक है, मतलब रिलेटिवली सेफ है, इतना खराब स्थिति नहीं है। लेकिन अगर किसी बैंक की ट्रिपल ए रेटिंग है, मतलब उस बैंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब पैसा वहाँ पे डूबने का चांस ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा किसी बैंक की रेटिंग होती है ना, उतना ही आसानी से और उतना ही कम इंटरेस्ट रेट पे उसे लोन भी मिल पाता है। मतलब अगर उस बैंक को अगर कहीं से लोन लेना हो तो उसको बहुत ही आसानी से मिल पाएगा लोन, क्योंकि उसकी रैंकिंग जो है बहुत अच्छी है, रेटिंग उसकी बहुत अच्छी है। और अगर ट्रिपल बी से नीचे किसी की रैंकिंग अगर जा रही है तो वो दिखाता है कि उतना ही ज़्यादा रिस्क अब बढ़ता जा रहा है। जितना ट्रिपल बी से नीचे रैंकिंग जाएगी वो उतना ही ज़्यादा बैंक जो है वो रिस्की हो जाएगा। मतलब वहाँ पे पैसा जो लगा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क में रहता है कि अगर इकोनॉमिक शॉक आते हैं तो वो सारे बैंक जो है झेलने की कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बहुत कम दिनों तक उसे झेल सकते हैं इकोनॉमिक शॉक्स को। यहाँ पे अगर हम एसबीआई की बात करें, चूंकि एसबीआई को इस रेटिंग में इंडिया का सबसे सेफेस्ट बैंक बताया गया है, मतलब केवल यही एक रैंकिंग है मतलब इंडिया को लेकर के कि एसबीआई सबसे सेफेस्ट है किसमें, इंडिया में। तो इसकी अगर आप रैंकिंग को देखेंगे तो मूडीज की रैंकिंग आप देखेंगे तो ये है BAA3। BAA3 का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट वर्दिनेस इसका है रैंकिंग, वो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रैंकिंग है, और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे लोएस्ट रैंकिंग है। मतलब कि अगर बात करें क्या है टॉप मोस्ट रैंकिंग है इन्वेस्टमेंट ग्रेड की, नहीं, ये लोएस्ट रैंकिंग में आती है। जैसा भी हमने यहाँ पे देखा था इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब ये रिलेटिवली सेफ है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है कि यहाँ पे पैसा डूबे, नहीं, रिलेटिवली सेफ कंडीशन में आती हैं। वैसे आप S&P में देखेंगे तो ट्रिपल बी माइनस की रेटिंग है, और यहाँ पे ये जो P3 लिखा हुआ है ना, ये बताता है प्राइम 3 को, मतलब ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट को लेकर के रैंकिंग होती है। और ये जो स्टेबल है, स्टेबल होने का मतलब ये है कि ये जो रैंकिंग है अभी ना तो घटने वाली है ना तो बढ़ने वाली है। वैसे ही यहाँ पे जैसे पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब ये रैंकिंग जो है आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद है। तो ये जो इंटरनेशनल ऐसे रेटिंग एजेंसीज हैं इनकी रैंकिंग है, उसके बाद फिर क्रिसिल, केयर, ICRA, इंडिया रेटिंग्स में आप देखेंगे तो एसबीआई को ट्रिपल ए की रेटिंग यहाँ पे दी गई है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो इस तरह की, मतलब जो बहुत माने जाने हैं, ये भी सारे इंटरनेशनल लेवल पे ही करेंगे, लेकिन ये जो बहुत माने जाने हैं तो उनके जो रैंकिंग ली जाती है तो उसमें एसबीआई की रैंकिंग ट्रिपल बी माइनस या फिर BAA3 की रैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे नीचे की रैंकिंग प्राप्त हुई है। अगर हम आगे बात करें कि आखिर दुनिया के जो टॉप सेफेस्ट बैंक हैं वो कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट बैंक हैं वो यूरोपियन बैंक से गिनाए गए हैं। मतलब कि अगर आप टॉप 10 की लिस्ट देखेंगे तो उसमें 10 बैंक जो हैं यूरोप से आ रहे हैं। इसमें जो टॉप किया है वो है KfW, जर्मनी का जो बैंक है उसने, वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट जो बैंक है, और ऐसा करने वाले 16वीं बार लगातार ऐसा हुआ है। मतलब 16 साल से ये बैंक जो है टॉप की लिस्ट में बना हुआ है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। वहीं पे ये बता रहे हैं कि टॉप 10 जो सेफेस्ट बैंक हैं वर्ल्ड में ऑल्सो डबल्ड एज द सेफेस्ट बैंक इन यूरोप, हाईलाइटिंग द रीजन्स बैंकिंग स्टेबिलिटी। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो यूरोप में जो बैंक हैं उनकी जो बैंकिंग स्टेबिलिटी है वो इस बात को दिखाता है। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा 25, अगर टॉप 25 आप बैंकों को देखेंगे ना तो उसमें 14 केवल यूरोप के ही बैंक हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूरोप के बैंक्स कितने ज़्यादा सेफ हैं। मतलब उनके पास जो कैपिटल्स हैं, जो फॉरेन करेंसी, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि मतलब कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन आ रही है, शॉक हो रहा है, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक यहाँ पे और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एशिया रीजन की बात करें तो ये सिंगापुर का बैंक है DBS बैंक, ये सबसे सेफेस्ट की कैटेगरी में आया है। ज़्यादातर जगह आपको हाईलाइट में जो न्यूज आएगी वो यही आएगी, DBS बैंक बना है एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक। पिछले साल भी ये टॉप पे ही था, इस साल भी ये टॉप पे ही है। अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टॉप 10 की रैंकिंग। आप इस टॉप 10 की रैंकिंग को जरा देखेंगे, ये KfW बैंक है जर्मनी का। फिर यहाँ पे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसको बुलाने में हो सकता है जीप टेढ़ी हो जाए, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। JK बैंक है, ZK बैंक है, ये स्विट्जरलैंड का है। तीसरे नंबर पर नीदरलैंड का बैंक है BNG। फिर जर्मनी का बैंक है, फिर जर्मनी का बैंक है, फिर नीदरलैंड, फिर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्वीडन। तो ऐसे आप देखिए, तो ये केवल कुछ ही देश हैं जिनको मिला करके 10 रैंकिंग ऐसे बन जा रही है। इसमें USA का कोई नंबर नहीं, चाइना का कोई नंबर नहीं, इंडिया का तो खैर टॉप 100 में ही कोई नंबर नहीं। हाँ, एक बात ये भी है कि टॉप 100 में
इंडिया का एक भी बैंक नहीं है। सोचिए, चाइना के हैं मेरे ख्याल से 6-7 बैंक हैं चाइना के, लेकिन इंडिया का कोई भी बैंक टॉप 100 में नहीं है। मतलब इतना वो जो बात होती है ना नरसिम्हन कमेटी 1 एंड 2 से हो रही है ये कहने की कि भारत को इंटरनेशनल लेवल के 2 बड़े बैंक चाहिए, तो वो इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसे यहाँ पे देखेंगे, नज़र में आएंगे, तो आपको टॉप 100 में इंडिया का एक भी बैंक ही नहीं दिख रहा है कि इतना कोई मजबूत बैंक इंडिया के पास हो। तो अब अगर हमें आगे बढ़ना है 2047 2070 तक नेट जीरो होना है, 2047 तक विकसित भारत का सपना हमारा है, तो बिना मजबूत बैंक के ये सपना केवल सपना ही रह जाएगा। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे थोड़ा और की हाईलाइट की, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यूरोप लीड करता है इस रैंकिंग को। अगर हम कॉन्टिनेंट के तौर पे देखें 14 बैंक हैं इसके टॉप 25 में ही। और अगर देखें तो टोटल जो 100 यहाँ पे बैंक्स की लिस्ट आई है वो केवल 27 देशों को मिलकर के बनी है। मतलब दुनिया भर में 200 से अधिक देश हैं, लेकिन केवल 27 देश अगर आप मिलाएंगे तो ये टॉप 100 के यहाँ पे बैंक आते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बैंक हैं सेफेस्ट वो आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उसके 11 बैंक्स हैं टॉप 100 में। वहीं पे फ्रांस की बात करें तो 9 बैंक उसके आते हैं, साउथ कोरिया के 8 बैंक हैं, फिर जर्मनी का नंबर है, जर्मनी के भी कुछ बैंक हैं, कनाडा है, चाइना है, तो इनके जो बता रहे हैं इनके 7-7 बैंक आते हैं। तो ये टॉप के कंट्रीज हैं। सोचिए, चाइना के 7 बैंक हैं टॉप 100 में, इंडिया का एक भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हमारे लिए आगे आने वाले समय में चैलेंज होने वाले, कैसे हमारे बैंक जो है इस टॉप 100 की लिस्ट में पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें से जितने भी बैंक हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे बैंक जो प्राइवेट बैंक हैं, इसमें से ज़्यादातर जो बैंक हैं जो टॉप 100 के लिस्ट में हैं वो या तो गवर्नमेंट ओनरशिप वाले हैं या तो गवर्नमेंट बैकिंग वाले बैंक हैं। जैसे KfW, वो जर्मन जो है पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जर्मन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा बैक्ड वो बैंक है। तो जो स्टेट ओन्ड बैंक होते हैं ना, उनका जो क्रेडिट रेटिंग है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है तो डूबने के चांसेस उनके कम रहते हैं। इंडिया में ही देख लीजिए, सबसे जो सेफेस्ट बैंक है SBI है, जो कि एक PSB है, तो वो भी ऐसे यहाँ पे बताने का प्रयास है। लिखा गया है जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं सेफ बैंक के लिए हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो स्ट्रॉन्ग कैपिटल रिजर्व, मतलब आपके पास इतना कैपिटल है, लिखा है ऑफन अबव 20% ऑफ एसेट्स, कि जो एसेट्स हैं उनका 20% से भी ज़्यादा, कि आपने जो लोन बांट रहा है उसको, आपको अगर लोन चुकाना हो तो उसको बहुत आसानी से चुका सकते हैं अगर NPA की कंडीशन आ रही है तो। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस की कितने अच्छे वहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं। लिक्विडिटी स्ट्रेंथ, स्टेबल क्रेडिट रेटिंग, ऐसा नहीं है कि आज क्रेडिट रेटिंग BBB है, आने वाले समय में 2-4-6 महीने में वो BBB प्लस हो जा रही है, उसके बाद फिर वो BBB माइनस हो जा रही है। ये स्टेबल क्रेडिट रेटिंग नहीं दिखाता। ये अगर आप एक ही तरफ, हाँ ठीक है, आगे भी बढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये अगर कभी माइनस हो रहा, कभी प्लस हो रहा, या फिर उससे भी आप नीचे चले जा रहे हैं, फिर उससे भी ऊपर चले जा रहे हैं, तो स्टेबल अगर नहीं रहेगा तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं आ पाएगा ना, जो भी इन्वेस्टर होंगे और जो भी इस तरह की क्रेडिट रेटिंग होती है उनको ये समझ नहीं आ पाएगा कि भाई आपका बैंक जा किस तरफ रहा है। तो ये स्टेबल क्रेडिट रेटिंग होना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आप जर्मनी के बैंक को देखिए, KfW 16 साल से टॉप पोजीशन पे है, 34वीं तो ये लिस्ट है, और 16 साल से केवल वही टॉप पोजीशन पे आ रहा है। तो सोचिए कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ये बैंक्स हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो डोमिनेंस है वो चाइना का ही है, चाइना कोरिया इनका डोमिनेंस है देखा जाए। इन्हीं के जो बैंक्स हैं वो टॉप 10 वगैरह में आते हैं, बाकी इंडिया वगैरह का तो एशिया में भी कोई नंबर नहीं, मतलब टॉप 10 में एशिया में भी जो है इंडिया का कोई बैंक नहीं है। बहुत ही ये दुख वाली बात है कि हमारे पास भी ऐसे बड़े स्ट्रॉन्ग बैंक्स होने चाहिए, ताकि हमारा देश भी एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाला बैंक रखने वाला हो, जिसके साथ देश की काफ़ी ज़्यादा तरक्की होती है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो आप लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है फाइनेंशियल अवेयरनेस की, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और चाहते हैं इस तरह की वीडियोस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।